Moving towards genome mapping. So let's start our lecture with genome mapping. A map of the locations of identical landmark on chromosome is known as genetic map. यानी कि हम किसी भी क्रोमोसोम में एक लोकेशन बता रहे हैं कि हाँ मतलब ये या फिर उस लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसको हम एक मतलब क्रोमोसोम्स में हम एक उसको जेनेटिक मैप कहते हैं. अ जीन और डीएनए सीक्वेंस हैविंग अ नोन लोकेशन ऑन क्रोमोसोम एंड एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ट्रेट और जीन इज यूज्ड एज अ लैंडमार्क और जेनेटिक मार्कर. तो अब ये जो डीएनए होता है या फिर एक जीन होता है, उसमें जो ये लोकेशन होती है कोई पर्टिकुलर जो हम कहते हैं, तो क्रोमोसोम की एसोसिएटेड मतलब कोई पर्टिकुलर ट्रेट है या फिर हम किसी जीन को एज अ लैंडमार्क या फिर एज अ जेनेटिक मार्कर यूज़ करते हैं. तो जीन्स वर द फर्स्ट मार्कर टू बी यूज्ड टू प्रिपेयर द फर्स्ट जेनेटिक मैप्स ऑफ फ्रूट फ्लाई. तो जो फ्रूट फ्लाई है उसके जो जीन्स हैं वो सबसे पहले एज अ जेनेटिक मार्कर यूज़ किए थे. मैप्ड फीचर्स दैट आर नॉट जीन्स बट डीएनए सीक्वेंस आर कॉल्ड डीएनए मार्कर्स. तो वो फीचर्स जो कि जीन्स नहीं होते हैं जबकि डीएनए की सीक्वेंसेस होते हैं, उनको हम डीएनए मार्कर्स कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ डीएनए मार्कर. तो हम 3 तरीके के डीएनए मार्कर यूज़ करते हैं. सबसे पहला है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट. रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम RFLPs कहते हैं. और जो दूसरा मार्कर है डीएनए का वो होता है सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम SSLPs कहते हैं. और जो थर्ड होता है वो होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम SNPs कहते हैं. तो ये 3 जेनेटिक मार्कर्स जो हैं वो ये हैं. सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड है सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और थर्ड है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. तो जब हम सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की बात कर रहे हैं, जो हमारा पहला टाइप का है डीएनए मार्कर, हम उसकी बात करते हैं. तो RFLPs arise because mutation can create or destroy the site recognized by simple restriction enzyme. तो ये जो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है, ये क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि म्यूटेशन से ये कोई भी साइट को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, जो कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो हम पहचान सकते हैं एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, लीडिंग टू वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स इन द लेंथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आइडेंटिकल रीजन्स ऑफ द जीनोम. तो अब ये क्या करेगा, ये डिफरेंट मतलब ये जो इंडिविजुअल है उसमें ये क्रिएट करेगा, ये इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस क्रिएट करेगा. अ सिंगल बेस चेंज विद इन अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट इज़ अ रेडिली डिटेक्टेबल जेनेटिक मार्कर. तो कोई भी इवन अ सिंगल चेंज इन अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइड में कोई भी एक सिंगल चेंज जो है उसको भी हम एज अ जेनेटिक मार्कर डिटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज द म्यूटेटेड साइट इज़ नो लॉन्गर क्लीव्ड बाय द एंजाइम इन क्वेश्चन. क्योंकि वो जो नई म्यूटेटेड साइट है वो उस एंजाइम से क्या हो रही है, क्लीव नहीं हो पा रही है. सो 2 क्रोमोसोम्स दैट डिफर बाय सच अ म्यूटेशन आर देन डिस्टिंग्विशेबल. तो ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं जिसको हमने म्यूटेट किया है, तो हम इसको आराम से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म से, विच अराइजेज बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर क्लीवेज साइट इन इज़ प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स. अब ये इसीलिए होगा क्योंकि जो क्लीवेज साइट है वो सिर्फ एक डीएनए के मॉलिक्यूल में जनरेट होगी. सो अ म्यूटेशन दैट गिव राइज टू RFLP दस रिप्रेजेंट अ जेनेटिक मार्कर. तो ये जो म्यूटेशन साइट है ये एक जेनेटिक मार्कर को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है. RFLPs हैव ओनली 2 एलेल्स. इसके पास 2 एलेल्स होते हैं. द साइट इज़ प्रेजेंट और इट इज़ एब्सेंट.
तो पहला है क्रोमोसोम 1 जिसमें डीएनए हैज़ 3 रिस्ट्रिक्शन साइट्स, और दूसरा है क्रोमोसोम 2, इसमें सिर्फ 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने क्लीव किया इसको एंजाइम से और फिर इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई। तो जब हम फ्रेगमेंट सी को जब हम देखते हैं तो वो क्या है, वो फ्रेगमेंट ए और बी का कॉम्बिनेशन है। सो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यही है कि एक क्रोमोसोम्स में हमने क्या ली, हमने 3 रिस्ट्रिक्शन साइट ली हैं और इसमें सिर्फ 2 रिस्ट्रिक्शन साइट हैं। तो जो सी की लेंथ है वो इसके बराबर आ रही है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम SSLPs कहते हैं। आर एरे ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस दैट displays length variation, different alleles containing different number of repeated unit. There are 2 types of SSLPs. मिनी सैटेलाइट, तो 2 तरीके की SSLPs होती हैं। एक होती है मिनी सैटेलाइट, ऑफन यूज्ड लूजली टू मीन द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, जिसको हम VNTRs कहते हैं, in which a repeated unit is अप टू 25 बेस पेयर इन लेंथ। और दूसरी होती है माइक्रो सैटेलाइट, जिसको हम शॉर्ट टेंडम रिपीट्स कहते हैं, STRP, और सिंपल टेंडन रिपीट्स। ये रिपीट होते हैं शॉर्ट, मतलब ये शॉर्टली रिपीट होते हैं यूजुअली डाई न्यूक्लियोटाइड और टेट्रा न्यूक्लियोटाइड यूनिट में। उसके बाद जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में है SNPs, these are positioned in a genome where some individual have 1 nucleotide, इनमें सिर्फ 1 न्यूक्लियोटाइड होता है कुछ पोजीशन पे जो कि G होता है, एंड अदर हैव अ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जो कि C होता है। सो देयर आर वास्ट नंबर ऑफ SNPs इन एवरी जीनोम, सम ऑफ विच ऑल्सो गिव राइज टू RFLPs, but many of which do not, because the sequence in which they lie is not recognized by any restriction enzyme. In human, since coding DNA accounts for only 1.5 of human genome, most SNPs are found in non-coding DNA such as within introns and intrinsic sequences. तो जो ह्यूमन का DNA होता है वो 1.5 जो होता है वो उसमें कोडिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसमें जो SNPs होती हैं वो नॉन कोडिंग DNA में फाउंड होती हैं, जैसे कि इंट्रोन्स में हो गया और इंट्रांसिक सीक्वेंसेस में हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फिजिकल मैपिंग, अ फिजिकल मैप प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन ऑन द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल। फिजिकल डिस्टेंस इज मेजर्ड इन बेस पेयर। तो अब हम यहाँ पे एक लीनियर स्ट्रक्चर लेते हैं DNA मॉलिक्यूल का और उसको फिजिकली हम क्या करते हैं, उसके बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं। तो फिजिकल मैपिंग यूजेस मॉलिक्यूलर biological technique to construct a genetic map showing the position of sequence feature include genes. Example of most common physical mapping techniques are restriction mapping, fluorescence in situ hybridization and sequence tagged site mapping. तो ये जो फिज़िकल मैपिंग है इसमें हमने 3 तरीके और ले लिए हैं। पहला वाला है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, so restriction mapping determines the position of restriction site in a DNA molecule by analyzing the size of restriction fragment. तो restriction mapping में क्या होता है कि जो restriction site होती है तो DNA मॉलिक्यूल एनालाइज करता है उस रिस्ट्रिक्शन एनालाइज करता है उस साइज़ को जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके। सो अ डायग्राम ऑफ DNA मॉलिक्यूल शोइंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ क्लीवेज साइड ऑफ वेरियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन मैप। सो जब हम एक DNA का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसका जो डायग्राम ले रहे हैं, तो उसमें हम जो रिलेटिव पोजीशंस हैं क्लीवेज साइड्स की जो कि डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हैं, तो उसे हम रिस्ट्रिक्शन मैप कहते हैं। दस अ रिस्ट्रिक्शन मैप रिप्रेजेंट अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ साइट्स
at which particular restriction enzyme find their target। तो एक रिस्ट्रिक्शन मैप में हम ये लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। सच अ मैप इज जनरेटेड बाय सब्जेक्टिंग द डीएनए टू डाइजेशन विथ 2 और मोर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो इस तरीके के मैप हम जनरेट करते हैं। जो डीएनए होता है उसको नहीं होता है जब हम उसको डिफरेंट एंजाइम से डाइजेस्ट कराते हैं, तो हमें उसके जो इंडिविजुअल, या तो हम इंडिविजुअली करेंगे या फिर हम एक मिक्सचर में करेंगे, तो हमें इस तरीके के जो मैप्स हैं वो जनरेट होके मिलते हैं। बाय कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट्स इन द वेरियस डाइजेस्ट एज डिटरमाइंड फॉर इंस्टेंट। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, हम उन फ्रैगमेंट्स की लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब दे मे बी ऑफ कंपेरेबल लेंथ, एंड बाय देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। उसके बाद जब हम उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कराते हैं तो हमें उसके रिलेटिव स्टैंडर्ड मोलिकुलर मासेस मिलते हैं। अ रिस्ट्रिक्शन मैप कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो अब उसके जो मोलिकुलर मासेस हैं उसके बेसिस पे हम एक रिस्ट्रिक्शन मैप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है हमको, कंसीडर द 4 kb लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल दैट बाम H1 एंड HIN3 and their mixture cut to a fragment of length indicated in figure 1.14। तो हमें यहाँ पे एक बाम के जो फ्रेगमेंट हैं और हिंद के और फिर से बाम H1 के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। So when a DNA is cut with a suitable restriction enzyme, it is cleaved into distinct fragments। तो अब अगर हम यहाँ इन पोजिशंस पे ये एंजाइम्स डालेंगे तो ये इस तरीके के फ्रेगमेंट्स जनरेट करेंगे। These fragments can be separated on the basis of their size by gel electrophoresis, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के हम इनको इनके साइज़ के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। दीज फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ बैंड्स, और ये फ्रेगमेंट्स बहुत सारे सीरीज़ बना सकते हैं बैंड्स की, एंड ईच बैंड करस्पॉन्ड्स टू अ फ्रेगमेंट ऑफ पर्टिकुलर साइज डिक्रीजिंग डाउन द जेल। मतलब कि जो ऊपर है ऊपर में बड़ा साइज़ का फ्रेगमेंट होगा और नीचे नीचे को जो छोटे छोटे साइज़ के फ्रेगमेंट्स हैं वो होंगे। द इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू डिड्यूस द पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट in intact DNA and hence to construct the restriction map। So this information is sufficient कि हम restriction sites का पता लगा सकें और एक restriction map generate कर सकें। Given questions, so the very first question is, a small DNA was cleaved with several different restriction in nucleus and the size of each fragment was determined by gel electrophoresis। The following data were obtained। तो हमें ये जो फ्रेगमेंट है उसका डाटा दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज द ओरिजिनल मॉलिक्यूल लीनियर और सर्कुलर? सो द आंसर इज सर्कुलर। ड्रॉ अ मैप ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट शोइंग द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये हमें शो किया। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि what would have to be done to locate the cleavage side unambiguously with respect to each other। तो हम क्लीव करते हैं उसको HPA सेकेंड और HIND3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, a purified DNA is subjected to restriction endonuclease digestion for a varying time, which generates partially to fully cleaved DNA fragment। The fragments are separated by agarose gel electrophoresis and stained with ethidium bromide। The bands are visualized with a UV light source and photographed। Find out the total number of bands of the photograph। तो हमें टोटल नंबर ऑफ बैंड वो करने हैं कि कितने हैं। तो हम अपने इसमें पहले पार्शियल डाइजेशन कराया और हमने इसमें कंप्लीट डाइजेशन कराया। तो कंप्लीट डाइजेशन में हमको सिर्फ 4 बैंड मिले, और जब हम पार्शियल डाइजेशन करा रहे हैं तो उसमें वी गॉट सर्टेन कॉम्बिनेशंस फ्रॉम विच इट इज़ क्लियर अबाउट दैट कि कहाँ पे कौन सा है। Now next topic which we are going to discuss in is here, that is
fluorescence in situ hybridization, that is FISH. So FISH involves hybridizing a fluorescent labeled DNA probe. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम हाइब्रिडाइज करते हैं, यानी कि हम एक हाइब्रिड बनाते हैं। और हाइब्रिड कब बनता है? जब दो डिफरेंट स्पीशीज़ की जब हमको एक नई बना रहे होते हैं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो डीएनए प्रॉब होता है उसको हम लेबल करते हैं फ्लोरेसेंट से। वो क्या है कि टू डीनेचर्ड क्रोमोसोम डीएनए ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम। तो मेटाफेज स्टेज का जो क्रोमोसोम है हमने वो लिया। मेटाफेज यानी प्रोफेज के बाद जो मेटाफेज है उस स्टेज का हमने डीनेचर्ड क्रोमोसोम लिया। इन द पास्ट प्रोब्स आर लेबल्ड विथ रेडियो आइसोटोप्स। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हम प्रोब्स को मतलब रेडियो आइसोटोप्स की से लेबल कर रहे थे, लेकिन नाउ डेज जो फ्लोरेसेंट डाइज हैं वो यूज़ होती हैं। और ये फ्लोरेसेंट डाइज इसीलिए यूज़ होती हैं क्योंकि ये क्या करती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं सेंसिटिविटी को और रिजोल्यूशन को, ताकि वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई इट। और जो डीएनए है उसकी मतलब जो विजुअल्स हैं वो अच्छे से बढ़ जाएँ। सो इन FISH द DNA probe is either labeled directly by incorporation of फ्लोरेसेंट लेबल न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर। तो इसमें जो ये FISH है इसमें या तो हम डायरेक्टली जो डीएनए प्रोब है उसको हम फ्लोरेसेंट से लेबल करेंगे, या फिर हम इनडायरेक्टली उसको क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन करेंगे उसका न्यूक्लियोटाइड्स के प्रिकर्सर में, कंटेनिंग अ reporter molecule which after incorporation into the DNA is then bonded by a fluorescently labeled affinity molecule। तो या तो इसका ये है, या फिर जो न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर है वो जो मॉलिक्यूल है उसमें जो डीएनए बॉन्ड है फ्लोरेसेंटली हाईली एफिशिएंसी का उसको हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे। तो द पोजीशन एट विच द प्रोब हाइब्रिडाइजेस टू द क्रोमोसोमल डीएनए इज विजुअलाइज्ड बाय डिटेक्टिंग द फ्लोरेसेंट सिग्नल इमिटेड बाय लेबल डीएनए। तो ये जो पोजीशन है प्रोब्स की उन क्रोमोसोम्स में उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी हम अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं उस फ्लोरेसेंट सिग्नल से। सो FISH इनेबल द पोजीशन ऑफ मार्कर और ऑन क्रोमोसोम एंड एक्सटेंडेड डीएनए मॉलिक्यूल टू डायरेक्टली विजुअलाइज। तो इससे हमें डायरेक्टली जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो विजुअलाइज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज STS, दैट इज सीक्वेंस टैग्ड साइट मैपिंग। तो sequence tagged site, that is STS, are short tagged tracts of DNA sequence that is 200 to 500 base pair that is operationally unique and has a single occurrence in the genome। तो ये जो सीक्वेंस टैग्ड साइट्स होती हैं ये बहुत शॉर्ट टैग्ड होती हैं, मतलब शॉर्ट ट्रेसेस होते हैं डीएनए सीक्वेंस के। और ये जो सीक्वेंसेस हैं इनके बेस पेयर होते हैं 200 से 500 बेस पेयर्स के बीच में। दैट इज़ ऑपरेशनली यूनिक, मतलब ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये एक सिंगल अकरेंस के जीनोम होते हैं। देयर लोकेशन एंड बेस सीक्वेंस आर नोन एंड देयरफॉर दे कैन बी यूज्ड एज लैंडमार्क इन जीनोम मैपिंग। तो इनकी जो लोकेशन होती है और इनके जो बेस सीक्वेंस होते हैं हमें पता होते हैं। तो दे आर मतलब अब हमें जब उनकी लोकेशन और बेस सीक्वेंस पता है तो ये एक लैंडमार्क की तरह यूज़ होते हैं उस जीनोम मैपिंग में। सीक्वेंस टैग्ड साइट दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम cDNA आर कॉल्ड एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। और ये जो सीक्वेंस टैग्स होते हैं जो कि cDNA से डिराइव्ड होते हैं इनको हम एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स कहते हैं। STS आर डिटेक्टेबल by polymerase chain reaction and useful for localizing and orienting the mapping and sequence data। तो ये जो STS होते हैं यानी कि सीक्वेंस टैग्ड साइट्स होती हैं ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहाँ पे हो रही है इस चीज़ को वो डिटेक्ट करती हैं। अब जब ये चीज़ वो डिटेक्ट कर रही हैं तो ये क्या होगा, ये बहुत यूज़फुल हो जाएगा उसको लोकलाइज करने में और उसकी ओरिएंटेशन बताने में, मैपिंग
करने में उस सीक्वेंस डाटा की. सो अ मैप रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर एंड स्पेसिंग ऑफ सीक्वेंस टैग्ड साइड within a scratch of DNA is known as STS mapping. तो जो एक मैप है जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर और स्पेस को, सीक्वेंस टैग्ड जो साइड्स हैं उसकी, तो जब हम इसको एक डीएनए के स्क्रैच में देखते हैं तो हम इसको STS मैपिंग कहते हैं. STS mapping is essentially the same as map distance determined by linkage analysis. तो ये जो STS mapping होती है ये सेम होती है लिंकेज एनालिसिस से, कि कहाँ पे कौन सा जो जैसे लिंकेज एनालिसिस में हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस है बिटवीन क्रोमोसोम, मतलब बिटवीन दो जीन्स, वो कितनी है. तो STS मैपिंग भी ऑलमोस्ट सेम होती है, एक्सेप्ट दैट मैप डिस्टेंस इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एट विच ब्रेक अकर बिटवीन टू मार्कर. तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें हमने दो ब्रेक्स देखने हैं, उन दोनों ब्रेक्स के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी में स्पेस है, तो वो हम देखते हैं इसमें. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज जेनेटिक मैपिंग. The next topic which we have is genetic mapping. So organisms contain far more genes than chromosomes. Thus not all pairs of alleles can assort independently of one another. जो organism होते हैं वो जो जीन्स हैं उनमें वो ज़्यादा होते हैं क्रोमोसोम्स के. दस नॉट ऑल पेयर ऑफ एलिल्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. तो हर कोई एक दूसरे जो एलिल्स होते हैं वो हर कोई मतलब इंडिपेंडेंटली अपने पेयर्स के अलावा असॉर्ट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ह्यूमंस फॉर एग्जांपल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. इसमें एग्जांपल दिया है कि जैसे ह्यूमंस होते हैं उनमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 3500 जीन्स होते हैं. दस ईच क्रोमोसोम कंटेन मैनी जीन्स. तो इसका यही मतलब होता है कि जब इतने सारे जीन्स हैं तो जो एक क्रोमोसोम होगा उसमें बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे. सो जीन्स दैट आर रिलेटिवली क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम टेंड्स टू स्टे टुगेदर. तो जो जीन्स क्रोमोसोम्स के अंदर सेम क्रोमोसोम के अंदर थोड़ा पास में प्रेजेंट है वो लोग साथ में रहने की उनकी टेंडेंसी ज़्यादा है. इफ़ लेस देन 50% ऑफ द गैमीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मियोसिस इन अ डबल हेट्रोजाइगोट हैव अ रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द एलील, द जीन आर सेड टू बी लिंक्ड. अगर 50% से कम जो है गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं मियोसिस में एक डबल हेट्रोजाइगोट्स के रिकॉम्बिनेंट्स के फॉर्म में, तो ये जो जीन्स हैं इनको हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं. द लीनियर ऑर्डर ऑफ जीन्स अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम कैन बी कंस्ट्रक्टेड. तो जो लीनियर ऑर्डर है जीन्स का वो उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. दिस ऑर्डरिंग ऑफ जीन along a chromosome is called a genetic map और linkage map. तो ये जो ऑर्डर है जीन्स का एक क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है तो इसको हम जेनेटिक मैप या फिर लिंकेज मैप कह सकते हैं. लिंकेज मैप इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मैप यूनिट. तो ये जो लिंकेज मैप है ये एक मैप यूनिट की तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. वन मैप यूनिट, एक जो मैप यूनिट होती है वो होती है 1 सेंटीमॉर्गन. इसको हम C और कैपिटल M से हम दिखा सकते हैं, दैट इज सेंटीमॉर्गन. इन दिस जेनेटिक डिस्टेंस इन विच एन एवरेज of one chromatid out of 100 will have undergone a crossover event. तो इस जेनेटिक डिस्टेंस में क्या होगा कि ऑन एन एवरेज जो एक क्रोमेटिड होगा उसमें जो 100 जो होंगे वो क्या होंगे, क्रॉसिंग ओवर इवेंट होंगे उसमें. फॉर डिस्टेंस लेस देन 20 मैप यूनिट्स द मैप डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द proportion of recombinant chromosome produced in %. तो ये जो डिस्टेंस होगी जो कि 20 मैप यूनिट से कम है, तो ये जो मैप डिस्टेंस है ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी, इक्वल प्रोपोर्शन में होगी रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी परसेंटेज में. और 1 cm इक्वल द डिस्टेंस यील्डिंग 1% रिकॉम्बिनेंट गैमीट.
तो या फिर ये जो 1 सेंटीमॉर्गन है डिस्टेंस, वो 1% रिकॉम्बिनेंट गैमीट को क्या कर रही है, यील्ड कर रही है. Comparison of the actual physical distance between known genes determined by molecular analysis with their recombinant frequency indicate that in human 1 centimorgan on an average represents a distance of about 7.5 into 10 की पावर 5 base pair. तो जब हमने इसको फिज़िकल डिस्टेंस से हमने इन जीन्स को एनालाइज़ किया या फिर हमने मॉलिक्यूलर एनालिसिस की, तो हमें ये पता चला कि ये जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है जो इंडिकेट हो रही है ह्यूमन में, दैट इज़ 1 सेंटीमॉर्गन, ये ऑन एन एवरेज ये रिप्रेजेंट करती है कि 7.5 इंटू 10 की पावर 5 बेस पेयर्स जो हैं उनकी एक एवरेज जो डिस्टेंस है वो उस डिस्टेंस के बाद क्या हो रही है, मतलब उस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं 1 सेंटीमॉर्गन. देन जेनेटिक मैप प्रोड्यूस्ड वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय Alfred H. which while he was still an undergraduate working in Thomas Hunt Morgan Laboratory at Columbia University in 1911. तो ये जो जेनेटिक मैप प्रोड्यूस हुए हैं ये एल्फ्रेड एच सटरवेंट ने क्या किए हैं, डेवलप किए हैं. और वो एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि ही वाज जस्ट डूइंग हिज ग्रेजुएशन, और उसी में उसने ये क्या कर दिए थे, डेवलप कर दिए थे. और वो थॉमस हंट मॉर्गन के अंडर क्या कर रहा था, काम कर रहा था. He prepared the first genetic map of X chromosome of Drosophila melanogaster. तो उसने सबसे पहला जो जेनेटिक मैप है एक्स क्रोमोसोम का, जो कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, दैट इज़ फ्रूट फ्लाई, उसका क्या किया था, जनरेट कर दिया था, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है जिसमें हमें ये बताया कि द जनरेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बाय क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस और माइटोसिस. तो ये जो रिकॉम्बिनेंट है यहाँ पे वो सी डी ये, मतलब कि सी डी ये और सी बड़ा वाला सी, छोटा वाला सी और छोटा बड़ा वाला डी, इस तरीके से हुए हैं. Now the next topic which we have is DNA replication. Now moving towards DNA replication, transmission of chromosomal DNA from generation to generation is crucial to cell propagation. अब अगर हमको किसी भी सेल को प्रोपोगेट कराना है तो ये बहुत एक क्रूशियल प्रोसेस है कि जो उसका DNA है वो जनरेशन से जनरेशन क्या हो, ट्रांसमिट हो. This can only be achieved when chromosomal DNA is accurately replicated. और ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब जो क्रोमोसोम का DNA है वो एक्यूरेटली क्या होगा, रेप्लिकेट होगा. प्रोवाइडिंग 2 कॉपीज ऑफ द एंटायर जीनोम फॉर फेथफुल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ईच डॉटर सेल. मतलब कि 2 कॉपीज़ जो होंगी वो ईच जीनोम में क्या आएंगी, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी जब सेल डिवाइड होगी. तो अब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इट इज़ क्रूशियल दैट द जेनेटिक मटीरियल इज रिप्रोड्यूस एक्यूरेटली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये बहुत क्रूशियल चीज़ है कि जो जेनेटिक मटीरियल है वो एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस हो रहा है. When Watson and Crick worked out the double helix structure of DNA in 1953, जब वॉटसन और क्रीक ने जो डबल हेलिक्स होता है डीएनए का उसके ऊपर काम किया था 1953 में, दे रिकॉग्नाइज्ड दैट द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द डीएनए 2 स्ट्रैंड्स. जो तब उन्होंने वो जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है डीएनए का वो भी उन्होंने स्टडी किया था कि जो टी है वो जी के साथ पेयर कर रहा है और जो with C might play an important role in its replication. और ये स्ट्रैंड्स जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की जो पेयरिंग है, जैसे जो A है वो T के साथ पेयर कर रहा है और जो G है वो C के साथ पेयर कर रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उसके रेप्लिकेशन में. बिकॉज द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर जॉइंड ओनली बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. क्योंकि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जॉइंट होते हैं एंड दे आर एबल टू सेपरेट विदाउट रिक्वायर ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. और ये इजीली सेपरेट भी हो सकते हैं
मतलब आराम से ये बिना कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक किए हुए भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, आसानी से सेपरेट हो जाते हैं. इफ़ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डबल हेलिक्स ऑफ DNA सेपरेट, द बेस सीक्वेंस ऑफ ईच पेरेंटल स्ट्रैंड वुड सर्व एज टेम्पलेट. तो हमें ये पता चला कि अगर जो DNA डबल हेलिक्स के स्ट्रैंड्स हैं, अगर वो एक दूसरे से अलग भी हो रहे हैं, तो वो अपने लिए जो नया स्ट्रैंड है वो क्या करेंगे, वो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को, प्रोवाइडिंग टू आइडेंटिकल प्रोजेनी डबल हेलिक्स. और इस तरीके से क्या होगा, डबल हेलिक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. तो इसको हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं. वो होता कैसे है, ये एक DNA है हमारे पास, तो ये जो DNA है, ये इसका ये स्ट्रैंड अलग हो गया और ये स्ट्रैंड अलग हो गया. तो अभी ये वाला जो स्ट्रैंड है ये अपना क्या करेगा, ये हेलिक्स को जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसको सिंथेसाइज कर लेगा, और ये वाला स्ट्रैंड भी अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्या करेगा, सिंथेसाइज कर लेगा. तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, दिस इज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. Because the parent double helix is half conserved, each parental single strand remain intact. The alternative method for conservative and dispersive, तो ये क्या है, एक मेथड है कंजर्वेशन का, और कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव जो है, इससे हम क्या कर रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करा रहे हैं. In conservative replication, in which the whole original double helix act as a template for new one daughter molecule would consist of the original the parental DNA. तो ये जो टेम्पलेट जो नई डॉटर मॉलिक्यूल्स बन रही है, उसमें जो एक पेरेंट का जो ओरिजिनल DNA है वो आया है, एंड द अदर डॉटर वुड बी टोटली न्यू DNA. और जो दूसरी डॉटर है उसके पास बिल्कुल नया जो है क्या है, DNA का मॉलिक्यूल है. इन डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन सम पार्ट्स ऑफ द ओरिजिनल डबल हेलिक्स आर कंजर्व्ड एंड सम पार्ट्स आर नॉट. और जो डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट जो होता है ओरिजिनल डबल हेलिक्स का वो क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, और कुछ पार्ट नहीं होता है. So daughter molecules would consist a part of template and a part of newly synthesized DNA. तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि जो इसमें क्या होता है कि जो डिस्पर्सिव है, इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल डबल हेलिक्स है वो भी कंजर्व्ड है, और उसका एक जो पार्ट है वो भी है. और जो ये कंजर्वेटिव वाला है उसमें क्या है कि एक जो है वो पूरा नया सिंथेसाइज हो रहा है, और एक में पुराने पूरे वो जा रहे हैं. बट जो हमारा DNA रेप्लिकेट होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव. सो मेल्सन एंड सिथाल एक्सपेरिमेंट experimentally demonstrated the semi-conservative replication of DNA in E. coli. तो जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है DNA का E. coli में, वो मेल्सन और सिथाइल ने एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया था. द फिगर इलस्ट्रेटेड अ प्रिडिक्शन ऑफ दिस मॉडल. और हमें इस जो मॉडल है इसका प्रिडिक्शन हम यहाँ से देख सकते हैं. इफ़ द पेरेंटल DNA कैरीज अ हैवी डेंसिटी लेबल्ड because the organism has been grown in medium containing a suitable isotope, that is N15, its stands can be distinguished from those that are synthesized when the organism is transferred to a medium containing normal, that is light isotope. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये 12th की NCERT में भी दिया हुआ है बायोलॉजी की, एंड द सेम एक्सपेरिमेंट इज देयर ऑल्सो. तो इसमें जनरेशन 1 में मतलब ये प्रूव किया है कि किस तरीके से जो DNA है उसका जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है. तो इसमें सबसे पहले जो जनरेशन है उसको हमने ग्रो किया है N15 के जो कल्चर है उसमें, तो उसके DNA के अंदर क्या है, N15 आया हुआ है. सेकेंड जनरेशन में हमने क्या किया, हमने जो मीडियम है वो कर दिया हमने N14 का. तो अब ये जो नया टेम्पलेट सिंथेसाइज हुआ है N14 सिंथेसाइज हुआ है, और जो N15 वाला है वो सेम
वैसी ही है इस जनरेशन में, और जो नया है वो पूरा इस तरीके से नया मिल रहा है उसको। तो ये एक्सपेरिमेंट ये है कि जो डीएनए है उसका जो उसका जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। और ये ई कोलाई में ये जो है ये किया था, जिसमें हमने क्या किया कि अमोनियम सॉल्ट लिया जो कि हैवी N15 आइसोटोप वाला था। इसको हमने जब इसका जो सेलुलर डीएनए ये हो गया, तो फिर हमने इसको ट्रांसफ़र किया एक लाइट आइसोटोप वाले डीएनए में, और फिर हमने इसके जो सैंपल्स हैं उनका असेसमेंट किया जनरेशन टू जनरेशन, और हमें ये मिला कि इसका जो डेंसिटी ग्रेडियंट है, जब हमने वो कराया कि आफ्टर 1 जनरेशन उसमें N14 एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर 2 जनरेशन के बाद हाफ ऑफ दैट इज़ व्हाट N14। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो N15 है वो क्या हुआ। दिस रिजल्ट मैचेस द प्रिडिक्टिव पैटर्न फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। Now next we have is replicon and origin of replication. DNA replication does not start at random locations but at particular sites called the origins of DNA replication. DNA whose replication start from an origin and proceed bidirectionally or unidirectionally to terminus site is called a replicon. तो एक जो रेप्लिकॉन होता है उससे क्या होता है, ओरिजिन स्टार्ट होता है किसी भी डीएनए के रेप्लिकेशन का, और वो उसके दोनों डायरेक्शंस में भी हो सकता है और सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इसको हम एक रेप्लिकॉन कहते हैं। जो रेप्लिकॉन होता है वो एक यूनिट होती है डीएनए के रेप्लिकेशन की। जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकॉन्स होते हैं वो यूजुअली सर्कुलर होते हैं। In bacterial cell, the circular chromosome contain a unique origin and DNA replication proceed bidirectionally. जब हम एक बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो ओरिजिन होता है क्रोमोसोम मतलब सर्कुलर क्रोमोसोम का, वो एक यूनिक ओरिजिन होता है, यानी कि वो सर्कुलर होता है। और क्या होता है कि वो दोनों मतलब वो बाई डायरेक्शनली यानी कि दोनों डायरेक्शन में वो रेप्लिकेशन करता है फ्रॉम द ओरिजिन to the terminus. Therefore the whole bacterial genome और इस तरीके से क्या होता है, जो पूरा होल बैक्टीरियल जीनोम होता है जो कि 4.6 एम पर बेस पेयर का है, वो क्या हो रहा है कि वो एक सिंगल रेप्लिकॉन से क्या हो रहा है, मोनो रेप्लिकॉन से ही पूरा रेप्लिका उसका बन जा रहा है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो रेप्लिकेशन के ओरिजिन है वो ईच क्रोमोसोम्स में बहुत सारे होते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, मल्टी रेप्लिकॉन होता है। और जो इंडिविजुअल रेप्लिकॉन होता है एक यूकैरियोटिक जीनोम का, वो रिलेटिवली स्मॉलर होता है और उसका साइज़ क्या होता है 40 to 100 kb होता है एक साइज़ में। उसके बाद द ई कोलाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज़ रिफर्ड टू एज ओरी C. It spans approximately 245 base pair of DNA. It contains 2 short repeat motifs. इसमें 2 short repeat motifs present है। One of 9 न्यूक्लियोटाइड एंड द अदर ऑफ 13 न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें एक जो होता है वो 9 न्यूक्लियोटाइड का होता है और दूसरा वाला 13 न्यूक्लियोटाइड का होता है। द 9 न्यूक्लियोटाइड रिपीट 5 कॉपीज ऑफ विच आर dispersed throughout C in the binding site for protein called DNA. The result DNA bind is that the double helix open up, melts with the tandem array of 380 rich and 13 nucleotide repeat located at one end of the ORI C sequence. तो ये 13 बेस सीक्वेंस है इसमें, और ये वाला जो है इसमें 9 बेस सीक्वेंस है। तो ये 2 तरीके के क्या है सीक्वेंस प्रेजेंट हैं ई कोलाई में, जिसको हम ओरीसी कहते हैं। रेप्लिकेशन में 9 बेस पेयर प्रेजेंट है, और ये ए और टी रिच है। जो 13 बेस पेयर वाला है वो, और जो 9 बेस पेयर वाला है वो क्या रिच है, वो भी यही टी और सी रिच है। एंड देन इसके सेगमेंट्स ये होते हैं।
Initiation at ORI occur after DNA protein finds the 5 9 mers। तो ये जो DNA है ये 5 9 mers में क्या हो गया, बाइंड हो गया। देन द 13 डीनेचर्ड, और इसको इसने क्या किया, डीनेचर कर दिया इस वाले रीजन को। और यहाँ से क्या होगा, ये ओपन करेगा इसको, ओपन द कॉम्प्लेक्स एंड और फिर यहाँ से ये एज अ रेप्लिकेशन साइट क्या करेगा, काम करेगा। सो ओरी कंटेन, जो इसमें 11 बेस पेयर्स हैं, दैट इज फ्रॉम 5 to 3, दैट इज GATTC repeats that methylated or adenine or both stand. Only fully methylated origin can initiate replication. Hemimethyl daughter origin cannot be used against until they have been restored to the fully methylated state. तो ये जो हेमी मिथाइल वाली स्टेज है डॉटर की, ओरिजिन कर रही है, और ये फिर क्या करती है, फिर से रीस्टोर नहीं हो सकती, मतलब फिर से यूज़ नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि ये क्या हो जाती है, मिथाइलेटेड हो जाती है। नाउ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन यीस्ट इज़ नोन एज ऑटोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। जो यीस्ट होता है, यीस्ट इज़ एन फंजाई। तो जो यीस्ट होता है इसमें ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हम ARS कह रहे हैं। अ टिपिकल यीस्ट ARS इज शॉर्टर देन इकोलाई ओरिजिन, और इसका जो क्या है, जो इसका रेप्लिकेशन सीक्वेंस ऑटोनॉमसली वो शॉर्टर होता है इन कंपैरिजन टू इकोलाई। और ये क्या होता है, लेस, मतलब ये कम होता है, 200 बेस पेयर, मतलब इसकी लेंथ कम होती है। An ARS element consists of an AT-rich region which includes a consensus sequence, a domain, and additional element B1, B3. Domain contains 14 base pair sequence that consist of an 11 base pair consensus sequence. इसमें और T जो होते हैं वो बेस पेयर रिच होते हैं। इन मेटा जोन्स नो क्लियरली कंजर्व्ड सीक्वेंस एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड एट रेप्लिकेशन ओरिजिन। जो कॉमन फीचर है रेप्लिकेशन ओरिजिन्स के वो क्या है, जो रेप्लिकेशन ओरिजिन है वो एक यूनिक DNA का सेगमेंट है जो कि क्या करता है, मल्टीपल शॉर्ट रिपीट सीक्वेंस को कंटेन करता है। दीज शॉर्ट रिपीट यूनिट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय मल्टीमेरिक ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जो शॉर्ट रिपीट्स होते हैं इसमें मल्टीमेरिक ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो DNA पॉलीमरेज है उनकी असेंबली करने में। एंड द अदर रेप्लिकेशन एंजाइम्स एट द साइट वेयर रेप्लिकेशन बिगिंस। Regions usually contain AT-rich stretch. The property facilitates unwinding of duplex DNA, becomes less energy is required to melt AT base pair and then GC base pair। तो जो origin होता है वो A और T में rich इसीलिए होता है क्योंकि A और T is usually double bonded and G and C is triple bonded। तो जो डबल बॉन्ड वाले हैं उनको अनविंड करना, उनको मेल्ट करना ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू G and C। सो जो प्रोटीन है यहाँ पे मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो शॉर्ट रिपीट्स होते हैं इनको रिकॉग्नाइज करने में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो DNA पॉलीमरेज है उसकी असेंबली कराने में। एंड अदर रेप्लिकेशन एंजाइम, और जो अदर रेप्लिकेशन एंजाइम्स हैं इस साइट पे, ठीक है, वो क्या करते हैं, फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ रेप्लिकेशन फॉर्क। In each replicon, replication is continuous from the origin to the terminus and is accomplished by the movement of replicating point called replication fork.
Case of unidirectional replication, single replication forks forms wherein bidirectional replication two replication forks form. तो जब हम एक सिंगल रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक सिंगल रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म होगा, जैसे कि ये वाला यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन है तो इसमें सिंगल फॉर्म हो रहा है, जबकि इसमें बाई डायरेक्शनल में दो हो रहे हैं फॉर्म. सो जो मोस्टली जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है. तो इसमें हमें दिया हुआ है और ये क्या है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इस लैगिंग स्टैंड में दैट इज़ फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम. नाउ यूनिडायरेक्शनल एंड बाईडायरेक्शनल इज द पॉइंट एट विच रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क. जहाँ पे रेप्लिकेशन होता है उसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं. और रेप्लिकेशन फॉर्क मूव सीक्वेंसली अलोंग द डीएनए, और ये डीएनए के अलोंग क्या करता है, सीक्वेंस करता है. इन बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन टू रेप्लिकेशन फॉर्क्स आर फॉर्म, दे प्रोसीड अवे फ्रॉम द ओरिजिन इन अपोजिट डायरेक्शंस. और ये ओरिजिन से क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं. सो द वेलोसिटी ऑफ फॉर्क मूविंग has been estimated for size of replicon and the length of its replication period. In E. coli, the replication fork proceeds at about 100 base pair and one Okazaki fragment is synthesized every 1 to 2 सेकेंड. तो जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं वो 1 to 2 सेकेंड्स में क्या होते हैं, इतने ज़्यादा जनरेट होते हैं. तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो रेट होता है फॉर्क के मूवमेंट का वो बहुत स्लो होता है. दैट इज़ ओनली 100 बेस पेयर पर सेकेंड पर फॉर्क. और ये क्या है, यूकैरियोट्स का है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई. अब हम ना डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है जैसे ई कोलाई में पढ़ रहे हैं. तो ई कोलाई इज़ प्रोकैरियोटिक, ऑब्वियसली इट इज़ प्रोकैरियोटिक. तो हम रेप्लिकेशन ई कोलाई में पढ़ रहे हैं. तो जो ई कोलाई का जीनोम है वो भी क्या है, वो सिंगल ओरिजिन का है, इसीलिए उसमें बाई डायरेक्शनल क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है. और जो ई कोलाई है उसका जो रेप्लिकॉन है वो भी सर्कुलर होता है. तो इसके पास कोई भी फ्री एंड्स नहीं है. जो रेप्लिकेशन है डीएनए का ई कोलाई का वो कैसे, उसको हम थीटा रेप्लिकेशन कहते हैं. एंड उसके 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला होता है इनिशिएशन, फिर होता है इलोंगेशन और फिर होता है टर्मिनेशन. तो इनिशिएशन में क्या होता है कि जो पोजीशन है जहाँ से रेप्लिकेशन होना है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि हाँ ये पोजीशन है, यहाँ से क्या होगा, मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ यहाँ से रेप्लिकेशन करेंगे. इलोंगेशन में क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उसमें वो जो इवेंट्स हैं वो अकर होते हैं और जो पॉली न्यूक्लियोटाइड हैं उनकी क्या होती है, कॉपीज़ बनती हैं. और जो टर्मिनेशन है उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट का मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली रेप्लिकेट हो जाता है और टर्मिनेट हो जाता है. तो ये है. अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले जो इसका टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अब किस तरीके के एंजाइम्स जो हैं वो रेप्लिकेशन में यूज़ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं, तो हम ये पूरा का पूरा जो है हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री है डीएनए रेप्लिकेशन की वो क्या है. DNA replication is a complex process involving numerous enzymes at replication fork. तो जो DNA रेप्लिकेशन है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो रेप्लिकेशन फॉर्क में क्या करते हैं, काम करते हैं. तो एक जो ई कोलाई होती है उसमें 20 से ज़्यादा डिफरेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में. ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोकेमिकल रोल्स इन डिफरेंट स्टेजेस of chromosomal DNA replication, these proteins are classified into several categories. और इन को अलग अलग कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल्स कि इनका कहाँ पे क्या काम है. तो पहला जो है वो है प्रोटीन इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन. अब वो प्रोटीन्स जो कि इनिशिएशन में काम आ रहे हैं वो क्या क्या हैं, वो है DNA डीएनए गायरेज, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जिसको हम SSB कह रहे हैं, और DNAB जिसको हम हेलिकेज कहते हैं, और DNAC. तो इतने एंजाइम्स जो हैं वो सिर्फ क्या है, इनिशिएशन में काम कर रहे हैं. उसके बाद प्रोटीन रिक्वायर्स
require for chain elongation and connecting ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स. अब ये जो चेन की इलोंगेशन है, इसमें जो प्रोटीन्स यूज़ हो रहे हैं और जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, उनके कनेक्शन के लिए जो प्रोटीन्स यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं डीएनए जी, जिसको हम प्राइमेज कह रहे हैं, या फिर हम डीएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं, या फिर हम एसएसबी कह रहे हैं, या फिर डीएनए लाइगेज. Then the third thing which we have is a civil to reveal torsional stress in advance of the replication fork, that is DNA gyrase. अब ये जो टॉर्शनल स्ट्रेस, मतलब जब हम रेप्लिकेट करते हैं ना, तो उलझी, बेसिकली इसको ये कहो कि जो डीएनए है वो उलझा हुआ है. तो अब उलझने के बाद जब हम उसको खोल रहे हैं तो वो ना एक टॉर्शनल स्ट्रेस क्या करता है, जनरेट करता है. और इसके लिए जो इसको मतलब इसको बीच बीच से काट के इसको सुलझाने का जो काम करता है वो होता है डीएनए गायरेज. नेक्स्ट एंड फोर्थ protein which we use is in the time of termination of replication and segregation of daughter molecule, जिसको हम terminus binding protein that is TUS कहते हैं, या फिर हम इसको DNA टोपो आइसोमरेज भी कहते हैं, DNA टोपो आइसोमरेज 4. तो ये जो है ये पूरी बायोकेमिस्ट्री है किसकी, डीएनए रेप्लिकेशन की, कि इसमें इतने प्रोटीन्स यूज़ होते हैं और कहाँ पे कौन सा प्रोटीन यूज़ हो रहा है. तो देन वी हैव द टॉपिक इज़ डीएनए हेलिकेज एंड प्राइमेज. तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो बेसिकली उसमें क्या होता है, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का टेम्पलेट चाहिए होता है एंड कैन नॉट सिंथेसाइज अ चेन विदाउट अ आरएनए और डीएनए प्राइमर एनीलिंग टू द टेम्पलेट. और जो डीएनए पॉलीमरेज होता है इसको मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का टेम्पलेट चाहिए होता है. और ये क्या नहीं कर पाता, ये सिंथेसाइज नहीं कर पाता उस टेम्पलेट को बिना, मतलब इसको ना या तो आरएनए या फिर डीएनए प्राइमर चाहिए ही होता है उस जो डीएनए है उसकी क्या कराने में, पॉलीमराइजेशन कराने में. सो 2 अदर एंजाइम्स इनेबल पॉलीमरेज टू वर्क ऑन अ ड्यूलेक्स डीएनए. वन इज़ डीएनए हेलिकेज. तो अब इसमें हमने 2 एडिशनल एंजाइम्स ले लिए. जो पहला तो है डीएनए हेलिकेज विच ओपन अप द ड्यूलेक्स ऑफ द रेप्लिकेशन फोक टू प्रोवाइड अ सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट. डीएनए हेलिकेज क्या करता है, कट करता है और रेप्लिकेशन फोक को एक सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्या करता है, प्रोवाइड करता है. एंड द प्राइमरी रेप्लिकेटिव हेलिकेज दैट इज डीएनए बी बाइंड्स टू एंड मूव ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड template in 5' to 3' direction, unwinding the dewlex as it does. This helix action requires ATP hydrolysis. The separated strands are inhibited from sequential re-annealing of single-stranded binding protein, which binds to both separated ends. अब डीएनए हेलिक्स ने क्या काम किया, खोलने का काम कर दिया. अब जो ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या कर रहे हैं, उसके साथ जाके बाइंड हो जा रहे हैं ताकि वो वापस से जुड़े ना वो बैंड्स, और उनमें क्या हो, अच्छे से हम उनकी क्या करा सकें, न्यू स्ट्रैंड्स की मतलब रेप्लिकेशन करा सकें बेसिकली. सो द अदर इज़ अ प्राइमेज विच सिंथेसाइज अ शॉर्ट आरएनए टेम्पलेट टू प्राइम DNA chain elongation. The term primosome is used to denote a complex DNA primase and helicase. तो हमने जो टर्म प्राइमोसोम यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है एक कॉम्प्लेक्स प्राइमेज और हेलिकेस को डिनोट करने के लिए. समटाइम्स विथ वन एसेसरी प्रोटीन, और इनमें जो एसेसरी प्रोटीन हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB protein. तो नेक्स्ट वी हैव इज टोपोआइसोमरेज.